All right. So now we will discuss regarding the diagnosis of menopause. So guys, till now we have discussed regarding the deficient, simple introduction of the menopause. We have discussed regarding the normal physiology of menopause, organ changes in the menopause, different symptoms of related to the menopause, and health hazards which the female usually face during the time of menopause. Now let me discuss regarding the diagnosis of menopause. So usually under the diagnosis you will see number 1, amenorrhea. So whenever the female has to go under the menopause, so female will have the amenorrhea. Amenorrhea कैसे होता है female के अंदर? Like amenorrhea का basic meaning है stoppage of the menstrual cycle. Now यहाँ पे amenorrhea की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं. It could be sudden amenorrhea, means suddenly female में menstrual cycle stop हो सकता है. It could be sudden, one कैटेगरी ये हो सकती है, या it could be oligomenoria, या it could be like आप ऐसा कह सकते हो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में अमीनोरिया हो सकता है. लाइक दीज आर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द अमीनोरिया. यूजुअली ये सबसे मोस्ट कॉमन लाइक एक मेथड होती है ओलिगोमेनोरिया की, दैट विल कन्वर्ट इनटू द अमीनोरिया एंड मेनोपॉज इन द फीमेल. ओके, नंबर 1 सिम्टम. नंबर 2, अदर देन दैट फीमेल विल हैव लाइक डिक्रीज इन level of estrogen and progesterone after the menopause. So when a female जब फीमेल में menstrual cycle stop हो जाते हैं, अमीनोरिया भी कब होगा? Like at least there should be 6 month अमीनोरिया. जब फीमेल में बैक टू बैक कंटिन्यूस कॉन्सिक्यूटिव 6 मंथ तक अगर कोई menstrual cycle नहीं है, then only you will say that female in the age of मेनोपोज. फीमेल किसमें है? मेनोपोज की कैटेगरी में है. नेक्स्ट वन, जब आप हार्मोनल बेसिकली आप लाइक इफ यू गो फॉर द हार्मोनल प्रोफाइल ऑफ द फीमेल, देन यू विल सी द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो वहां पे मेनोपोज के बाद में एस्ट्रोजन का जो लेवल होगा दैट विल बी लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml. एस्ट्रोजन का लेवल काफी कम हो गया. यूजुअली जो लेवल होता है एस्ट्रोजन का दैट विल बी समथिंग अराउंड 50 to 300 पिकोग्राम की कैटेगरी में होता है. नाउ द एस्ट्रोजन लेवल इज वेरी लो. नेक्स्ट वन, अब और आगे बात करते हैं. एंड द लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच विल इंक्रीज. क्या होगा मेनोपोज के बाद? एफएसएच एंड एलएच का लेवल बढ़ेगा. ऑल राइट, देयर लेवल विल बी समथिंग अराउंड 40 to 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml. तो आपने क्या देखा? एफएसएच और एलएच का लेवल, एफएसएच एंड एलएच लेवल वाज इंक्रीजिंग, मीनवाइल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल वाज डिक्रीजिंग. ये भी एक बड़ा मेथड होता है. All right. So guys, these were the basic symptoms which usually occurs in the female, या basic diagnosis of a female during the menstrual cycle. यहाँ पे एक और बड़ा diagnosis के लिए हम लोग कर सकते हैं, like to diagnose the female for the risk of osteoporosis. One more diagnosis we can add, that is the DEXA scan. We can advise the female for this scan, DEXA scan. What is the full form of DEXA scan? It means dual energy X-ray absorptiometry. Dual energy X-ray absorptiometry. Dual energy X-ray absorptiometry is the full form of the DEXA scan. Now the point is that why we are always advising the female for the DEXA scan. DEXA scan के एडवाइस करने का हमारा पर्पज क्या था? DEXA scan can diagnose the bone mass. ये बोन मैट्रिक्स को आप इसको बोन मास या बोन मैट्रिक्स कुछ भी कर सकते हो. तो बोन मास को डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या एडवाइस करते हैं? फीमेल को DEXA scan एडवाइस किया जाता है. ये चीज हमेशा ध्यान रखना, व्हेन वी एडवाइस द फीमेल फॉर DEXA scan, पहले से ही पेशेंट का सीरम कैल्शियम एंड सीरम फॉस्फोरस लेवल हमें पता होना चाहिए, बिकॉज दैट दे विल मल्टीप्लाई विद द DEXA scan. उस DEXA scan में इन 2 वैल्यूज को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है. ऑल राइट. सो DEXA scan से क्या होगा? फीमेल में ओस्टियोपोरोसिस का कितना रिस्क है उसका हमें कंफर्म हो जाएगा. वैसे भी नॉर्मली DEXA scan हम एडवाइस करते हैं जब भी किसी फीमेल का कोई बेसिकली ऑर्थोपेडिक कोई प्रोसीजर होना है, बड़ा प्रोसीजर, लाइक कोई स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, मान लीजिए कोई लेमिनेक्टमी या डिस्क प्रोलैप्स की कोई प्रॉब्लम है फीमेल को, देन इफ शी हैज टू अंडरगो फॉर दी एनी ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइनल सर्जरी, डेफिनेटली दे विल परफॉर्म दी DEXA scan. बिकॉज कई फीमेल में
like from the outside look you cannot like recognize that the female is having the risk of osteoporosis, but when you perform DEXA scan और वहां पे वो mention कर देते हैं the risk of osteoporosis 70%, then definitely the doctor will not go for the orthopedic procedure, because जैसे ही वो हड्डियों को खोलेंगे, बोन को ओपन करेंगे, पूरी बोन जो है वो कैसी हो जाएगी, osteoporotic या fragile हो जाएगी. Fine. So these are the basic diagnoses related to the menopause. Now let's discuss regarding the management of menopause. How we can manage the health hazards which usually a female face during the time of menopause. तो management of menopause की बात करते हैं. First one, we will go for the like management regarding the osteoporosis. Osteoporosis का आप क्या management करोगे, उसके बारे में बात करते हैं. So for that, advise the female for high calcium diet, and also provide daily 800 to 1000 mg calcium per day. Provide daily around 800 to 1000 mg of calcium per day. All right. This much, at least this much calcium the female should take either through the diet or whatever through the tablets. In any supplement she should take the calcium per day. Next one. Provide vitamin D3. Why vitamin D3? Vitamin D3 को हम कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं. Why vitamin D3? Vitamin D3 is necessary for the absorption of calcium. Vitamin D3 is necessary for the absorption of calcium. All right. Basically क्या होता है vitamin D3? अब हमारी बॉडी में कैल्शियम का absorption होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट एरियाज में. तो बेसिकली vitamin D3 इस इंटेस्टिनल विलेज को अंदर से ओवरलैप कर देता है, मतलब एक सीमेंट के जैसा लेप लगा देता है. कौन? विटामिन D3. तो क्या होगा? द विलेज विल बी मोर सेंसिटिव फॉर द कैल्शियम. अब ये विलेज क्या हो जाएंगे? दे विल बी मोर सेंसिटिव फॉर द कैल्शियम. तो हमारी डाइट में जो कुछ भी या डाइट से या टेबलेट से आप कैल्शियम लोगे, एंटायर कैल्शियम विल बी अब्सॉर्ब इनसाइड द विलेज एंड फ्रॉम देयर इट विल एंटर इनटू द ब्लड. ऑल राइट. सो ये सबसे बड़ा यूज होता है विटामिन D3 का. सो एनी पेशेंट, जब भी आप किसी पेशेंट को सपोज कैल्शियम दे रहे हो, डेफिनेटली यू शुड गिव विटामिन D3 ऑल्सो. सो व्हाट हैपेंस, जो अब्जॉर्प्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. ऑल्सो विटामिन D3 के क्या सोर्स होते हैं? आप जैसे सपोज कैल्शियम के लिए आप पेशेंट को क्या दे सकते हो? कैल्शियम के लिए आप पेशेंट को मिल्क दे सकते हो, या डाइट डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं वो दे सकते हो. विटामिन D3 के लिए आप क्या दे सकते हो? एक तो कोलिकैल्सिफेरॉल के सेसेट आते हैं. कोलिकैल्सिफेरॉल सेसेट कैन बी गिवन लाइक वीकली वंस. That can you advise. Also like this one, fish liver oil can be given. और सबसे बेस्ट है सनलाइट. सबसे बेस्ट क्या है? सनलाइट. एक्सपोज द पेशेंट फॉर अर्ली मॉर्निंग फॉर अराउंड लाइक 15 to half an hour. एवरी डे हाफ एन आवर पेशेंट को एक्सपोज कीजिए सनलाइट में. पेशेंट विल डेफिनेटली गेट दी विटामिन D3. ऑल राइट. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन D3, daily requirement is around 400 international unit per day. Please याद रखना, the daily requirement of vitamin D3 for a patient will be approximately around 400 international unit per day. This much vitamin D3 we will definitely have to provide the patient. जब किसी पेशेंट की बॉडी में विटामिन D3 या उसकी बॉडी में कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा, how you will recognize? The patient will have cramping pain या severe pain in the calf muscle. पेशेंट को क्या होगा? पेन होने लग जाएगा. Many times I have seen the patient, they will wake up even though midnight because of the cramping pain in the calf muscle. तो डेफिनेटली उनकी बॉडी में क्या है? उनकी बॉडी में कैल्शियम एंड विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है. ऑल राइट. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट फॉर द ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस के बेसिक मैनेजमेंट के लिए आफ्टर मेनोपॉज हम पेशेंट को कैल्शियम डाइट ज्यादा दे रहे हैं. मीनवाइल वी आर प्रोवाइडिंग द पेशेंट हाई विटामिन D3. ऑल राइट. फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन प्रोलैप्स, जैसे मैंने आपको कहा था यूरिथ्रोसिल, सर्वाइकोसिल, उन सब के मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस दे सकते हैं? एडवाइस द पेशेंट फॉर डेली अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज. एडवाइस द पेशेंट फॉर द कीगल एक्सरसाइज. तो कीगल एक्सरसाइज से क्या होगा? जो ऑर्गन्स जो थी, मसल्स जो थी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनमें फाइबर्स का अमाउंट बढ़ेगा एंड उनके प्रोलैप्स की जो रिस्क थी वो भी काफी कम हो जाएगी.
नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द अदर मैनेजमेंट या अदर सप्लीमेंट्स. देन वी शुड कम टू द पॉइंट ऑफ HRT. सो लेट्स कम ऑन दिस पॉइंट. तो गाइज एक और ड्रग आती है बाइफॉस्फोनेट और ऑल्सो एडवाइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. प्लीज ये भी याद रख लेना, आई जस्ट मिस्ड इट, मैंने भूल गया था पहले. बाइफॉस्फोनेट ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करने के लिए वी कैन एडवाइज द पेशेंट फॉर दी बाइफॉस्फोनेट. बाइफॉस्फोनेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो ड्रग है दैट इज दी एलेंड्रोनेट. व्हाट दे विल हैपन, बाइफॉस्फोनेट दे विल डिक्रीज दी बोन रिसॉर्प्शन. ये जो बोन की जो फ्रेजिलिटी हो रही थी, बोन के अंदर से जो बोन मास कम हो रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए, बोन की मजबूती के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एडवाइज द पेशेंट फॉर बाइफॉस्फोनेट. और उसका सबसे बेस्ट केमिकल जो एक एग्जांपल है दैट इज दी एलेंड्रोनेट. Fine. So, like after that osteoporosis, we will come to the next point, that is the HRT, hormonal replacement therapy. What is the full form of HRT? That is the hormonal replacement therapy. Guys, hormonal replacement therapy में हम किसकी बात करेंगे? Now here we will discuss regarding estrogen therapy or combined therapy. Why it is required? हम क्यों देते हैं पेशेंट को HRT? HRT is given for many purpose. HRT देने का हमारा like बड़ा जो पर्पज होता है that is to decrease the risk of osteoporosis, to decrease the risk of vaginal infection, atrophic vaginitis, or you can say for the mood, like आप ऐसा कह सकते हो for the mood stability of the patient. मैंने आपको साइकोलॉजिकल चेंजेस बताए थे आफ्टर मेनोपॉज कि मेनोपॉज के बाद में फीमेल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है. देयर आई हैव टोल्ड यू क्लियरली दैट फीमेल विल हैव द रिस्क ऑफ डिमेंशिया, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया एंड डिप्रेशन एंड ऑल्सो मूड स्विंगिंग. मोस्ट ऑफ द फीमेल का मेनोपॉज के अर्ली मेनोपॉज के पीरियड के अंदर मूड स्विंग होता रहता है, मतलब मूड उनका स्टेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ सीरोटोनिन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन. तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल मेनोपॉज के बाद में बढ़ जाने के कारण दे विल हैव द मूड स्विंगिंग. उनके मूड को कंट्रोल करने के लिए वी कैन एडवाइज द पेशेंट फॉर एस्ट्रोजन थेरापी या HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी. ऑल राइट. तो एस्ट्रोजन हैव मेनी एडवांटेज टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द कार्डियक रिस्क. HDL के लेवल को बढ़ाने के लिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करने के लिए हम एस्ट्रोजन दे सकते हैं. मसल टोन को इंक्रीज करने के लिए एस्ट्रोजन दे सकते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क को कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एस्ट्रोजन दे सकते हैं. वेजाइना की पीएच को अगेन अपने नॉर्मल वैल्यूज तक पहुंचाने के लिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस कर सकते हैं, एस्ट्रोजन पिल्स का एडवाइस कर सकते हैं. नाउ HRT में इफ यू टॉक अबाउट एस्ट्रोजन, अगर आप बात करते हो एस्ट्रोजन पिल्स की, तो सबसे पहले यूजुअली हम यहां पर पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन एडवाइस करते हैं. वी एडवाइज द पेशेंट फॉर दी कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन. अप्रोक्सीमेटली लाइक डोज अगर आप याद रखो तो 6.25 0.625 से लेके 1.25 mg पर डे. इट्स ए कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, हमेशा याद रखना, इट्स एन कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन. सो दिस एस्ट्रोजन यू कैन एडवाइज द पेशेंट फॉर एटलीस्ट लाइक many months, approximately you can remember for like 6 months, you can advise the patient. All right. So this is a single therapy, single estrogen therapy. Now the point is like estrogen pills are good. Estrogen pills अगर patient लेगा, patient will have many advantage. But along with the estrogen pills अगर आप patient को देते हो, इसके साथ इसके कुछ contraindications भी होते हैं या कुछ disadvantage भी होती हैं. मतलब अगर आपने patient को केवल estrogen pill दिया तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में पेशेंट को कुछ नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए. द न्यू प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू एस्ट्रोजन मींस क्या हो सकते हैं, एस्ट्रोजन पिल्स कैन कॉज, एस्ट्रोजन पिल्स के कारण पेशेंट को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर डिसऑर्डर, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं. इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन है दिस वन, द ब्रेस्ट कैंसर. ऑल राइट. बिकॉज एज यू ऑलरेडी नोज दैट इन माय प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाइपरप्लेसिया. एस्ट्रोजन क्या करवाता है, हाइपर
प्लेसिया इन दी बॉडी टिश्यूज। द बॉडी टिश्यूज में हाइपरप्लेसिया करवा रहा है। नाउ वी आर गिविंग द पेशेंट फॉर एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स। ध्यान रखना, ये जो कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन होता है, मैं बार बार इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन अगर आप किसी पेशेंट को देते हो, इसका सीरम वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मतलब विद इन 2 to 3 डेज में पेशेंट को एस्ट्रोजन का थेराप्यूटिक लेवल पहुंच जाता है, मतलब वेरी हाईली ये सीरम लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट वन, जब आप ऐसा एस्ट्रोजन पेशेंट को दोगे, इट विल डेफिनेटली कॉज दी हाइपरप्लेसिया। अब हाइपरप्लेसिया करवाता है तो ब्रेस्ट में जब हाइपरप्लेसिया होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर। व्हेन इट कॉज टू द एंडोमेट्रियम, इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल नियोप्लेसिया या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। फाइन। नाउ अब ये कितनी बड़ी रिस्क है। अब अगर आपको एक और पॉइंट पूछूं मैं, व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एचआरटी। ओके, उस पॉइंट हम लोग बाद में आएंगे। अब मैंने क्या पॉइंट पूछा, ये 3 प्रॉब्लम बड़ी हैं, लिवर डिसऑर्डर्स, ब्रेस्ट कैंसर एंड दी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एचआरटी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एचआरटी मतलब कौन से पेशेंट्स में आप एचआरटी नहीं दोगे। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ, अगर आप एचआरटी पढ़ोगे, इन दैट यू मस्ट रिमेंबर, आई एम जस्ट मेंशनिंग ओवर हियर, दैट इज द लिवर डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को पहले से ही मान लीजिए सिरोसिस ऑफ लीवर है या सीवियर वायरल हेपेटाइटिस लीवर है, उस केस के अंदर आप नहीं दोगे। वाई? बिकॉज एस्ट्रोजन जो होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म बेसिकली टेक्स प्लेस इन दी लीवर। एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म कहां होती है? एस्ट्रोजन इज व्हाट? एस्ट्रोजन इज स्टेरॉइड नेचर हार्मोन, और स्टेरॉइड नेचर हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म जो होती है वो हमेशा लीवर में होती है। नाउ लीवर इज ऑलरेडी डैमेज। If the liver is damaged and you are keep on giving the patient for estrogen, what happens? Serum estrogen level will be keep on increasing. इसका metabolism नहीं होगा. That will lead to the further increase in the estrogen level. अगर किसी पेशेंट की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? It can cause spider angioma. It can cause spider angioma. Please याद रखना. तो spider angioma होने का क्या कारण है? Spider angioma occurs due to the severe high level of estrogen which usually occurs in case of liver disorder. Fine, ये याद रखना. About spider angioma we will discuss in some other disease. Fine. Other than that, if the patient have gallbladder disorder, then also we should not advise. If the patient have breast cancer, breast or endometrial cancer, then also we should not advise the patient for the estrogen pills. Also if the mother is having the lactation period, अगर कोई मदर अपने बेबी को फीड करवा रही है तो उन मदर को भी हमें, चाहे वो नर्सिंग मदर हो या नॉर्मल मदर, उन मदर्स को भी हमें बेसिकली एचआरटी नहीं देना चाहिए. सो दीज आर द वेरी कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द एस्ट्रोजन पिल्स, या आप कह सकते हो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी. नाउ गाइज, to prevent the risk of breast cancer or to prevent the risk of endometrial cancer, what you can advise to the patient? Means हमें पेशेंट को एस्ट्रोजन पिल्स भी देना जरूरी है. पेशेंट रिक्वायर द एचआरटी, बट अगर आप केवल एस्ट्रोजन दोगे, पेशेंट हैव द रिस्क ऑफ दीज ऑल प्रॉब्लम्स. सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर कंबाइंड पिल्स. उस केस में आप क्या एडवाइस दे सकते हो पेशेंट को? यू कैन एडवाइज द पेशेंट फॉर कंबाइंड पिल्स. मतलब और ऐसा माना भी जाता है अगर किसी भी पेशेंट का हिस्टेक्टोमी नहीं हुआ है, इफ द हिस्टेक्टोमी हैज नॉट टेकन प्लेस, यू शुड नॉट गिव ओनली एस्ट्रोजन टू एनी पेशेंट, बिकॉज हिस्टेक्टोमी मीन्स व्हाट? हिस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ यूट्रस. अगर किसी पेशेंट का अभी तक यूट्रस नहीं निकाला, मान लीजिए फीमेल का, और वहां पे अगर आप केवल एस्ट्रोजन दोगे, डेफिनेटली दिस एस्ट्रोजन विल कॉज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. ये एस्ट्रोजन क्या करवा सकता है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. सो अगर किसी का ऑलरेडी हिस्टेक्टोमी हो चुका है, देन यू कैन गिव एस्ट्रोजन पिल्स, कि एटलीस्ट वहां पर एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं होगा. देयर इज ओनली रिस्क फॉर द ब्रेस्ट कैंसर. नाउ इफ द पेशेंट हैव ऑलरेडी द नॉर्मल यूट्रस, इन दैट केस यू शुड ऑलवेज गो फॉर द कंबाइंड पिल्स. मतलब हिस्टेक्टोमी नहीं हुआ है, देन यू शुड गिव द कंबाइंड पिल्स. कंबाइंड पिल्स में क्या दोगे? यू विल ऑलवेज गिव द एस्ट्रोजन, देन प्लस यू शुड गिव द प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन का एक फेमस डेरिवेटिव है मार्केट में अवेलेबल, दैट इज दी मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट. इट्स a famous supplement which is available in the market for the progesterone. Medroxy progesterone acetate, इसका यूजुअल डोज लाइक समवेयर अराउंड 2.5 to 5 mg पर डे.
All right. So what happens when you give the combined pills? You should give estrogen. Same, that is the estrogen में क्या दोगे? वही same conjugated estrogen for the dose of 0.625 mg से लेके 1.25 mg per day conjugated estrogen, and you should give the medroxyprogesterone. Fine. This is called as a combined pills. अब इनको देंगे कैसे? How we will give this one? मैंने आपको कहा एक पूरे 1 month में, for 1 month अगर आपको ये ड्रग देना है, for 1 month you should give 25 days एस्ट्रोजन. मतलब पूरे महीने में आपको 25 कंटिन्यूस डेज आपको कॉन्सिक्वेंटली आपको क्या देना है पेशेंट को? एस्ट्रोजन यू हैव टू गिव. मीनवाइल फॉर अप्रोक्सीमेटली लाइक लास्ट 12 to 14 days you should give the प्रोजेस्टेरोन. मतलब पूरे महीने में आपको जहां पर लाइक 25 डेज आप एस्ट्रोजन दे रहे थे, यू शुड नॉट गिव कंटिन्यूस एस्ट्रोजन, कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरोन टू द सेम टाइम. अगर आप 25 डेज तक पेशेंट को अगर आपने प्रोजेस्टेरोन दिया, मींस यू हैव नॉट गिवन यू हैव गिवन द एस्ट्रोजन फॉर 25 डेज, और 25 डेज ही अगर आपने प्रोजेस्टेरोन दिया तो क्या हो जाएगा? द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन विल नॉट टेकन प्लेस, बिकॉज एस्ट्रोजन जब हाइपरप्लेसिया करवा रहा है, मीनवाइल प्रोजेस्टेरोन इज गोइंग फॉर हाइपरट्रोफी. एस्ट्रोजन जब ब्लड वेजल्स को डायलेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो डायलेट द ब्लड वेजल्स, बट प्रोजेस्टेरोन डज नॉट इंक्रीज द एचडीएल लेवल. प्रोजेस्टेरोन डज नॉट हेल्प मच इन द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. तो क्या होगा? अगर आप पेशेंट को लगातार एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन भी दोगे तो एस्ट्रोजन का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें अचीव करना है, ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करना है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करना है, दैट विल नॉट अचीव बाय द एस्ट्रोजन. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा यहां पर टारगेट है कि पेशेंट शुड नॉट हैव ब्रेस्ट कैंसर, पेशेंट शुड नॉट हैव एंडोमेट्रियल कैंसर. इन दैट केस यू जस्ट गिव 25 डेज एस्ट्रोजन. मीनवाइल जो महीने के लास्ट 12 से 14 दिन बचते हैं, उस टाइम में आप एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट को मिक्स कर दीजिए, और हम इसको क्या कहते हैं? कंबाइंड पिल्स. ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दी HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी. सो गाइस, एस्ट्रोजन कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर, एंड जब कोई भी एस्ट्रोजन जो ब्रेस्ट कैंसर होता है एस्ट्रोजन के कारण से, तो हम उसको बेसिकली बोलते हैं लाइक पॉजिटिव कैंसर या हार्मोनल इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर. एंड इन दैट केस द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी टेमोक्सिफेन. व्हाट वी कैन एडवाइज द पेशेंट फॉर? टेमोक्सिफेन. टेमोक्सिफेन का प्रोलॉन्ग लंबे समय तक थेरापी चलती है, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर किसके कारण हुआ था? दैट डक्टल कार्सिनोमा वाज इंड्यूस्ड बाय द एस्ट्रोजन थेरापी. तो हम उसको बोलते हैं हार्मोनल इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर या हार्मोनल स्टिमुलेटरी ब्रेस्ट कैंसर. उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, एंड इन दैट केस वी ऑलवेज एडवाइज द पेशेंट फॉर द टेमोक्सिफेन. दैट इज द बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर, टेमोक्सिफेन. All right. Now let me see the artificial menopause. Like if a female does not have menopause even after the age of 55 years of age, then sometime you have to advise the patient for the artificial menopause. How you will induce the artificial menopause? There are two methods for the artificial menopause. One is through the radiation and through the surgical method. Fine. With the help of radiation, like what you will do? We will expose the ovary, under gamma rays. What we are doing? We are just exposing the ovaries under the gamma rays. जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, उन रेडिएशन के अंदर में ये अल्ट्रावायलेट जो गामा रेज थी, अंडर दैट वी जस्ट एक्सपोज द बायलेटरल ओवरीज. सो व्हाट हैपेंस? देयर विल बी, बिकॉज ऑफ दिस गामा रेज एक्सपोजर, देयर विल बी एट्रोफी ऑफ ओवरीज. और यूजुअली ये लाइक हम लोग इस मेथड के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा. एनी यंग फीमेल who have the cancer, like हो सकता है उसको यूट्राइन कैंसर हो, या if she have breast cancer or whatever cancer, and if that young female if undergoes for the radiation therapy, अगर वो रेडिएशन थेरापी के अंदर में जाती है, and if the family is not complete, हो सकता है the female is unmarried, और if the हो सकता है कि female is newly married, उस केस में डॉक्टर हमेशा पेशेंट को रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट यंग फीमेल फॉर दी ओवम स्टोरेज. ओवम स्टोरेज मीन्स व्हाट? मीन्स अगर आप उस फीमेल को रेडिएशन दोगे सपोज आने वाले टाइम में, एंड अभी उसका सपोज फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, व्हाट हैपेंस? द ओवरी विल बी एट्रोफाइड, ओवरी विल श्रिंक इन दी साइज. तो फ्यूचर के अंदर क्या होगा? द फीमेल विल डेफिनेटली विल हैव दी इनफर्टिलिटी.
she will have infertility. So already doctor knows that female will have infertility because वहां पे क्या होगा, female में future में ovum नहीं होगा. So what they will do, they will give something around a 1 week or 2 weeks, 2 week तक लगातार female को FSH, LH plus estrogen दिया जाता है before starting the radiation. What happens, female will ovulate, she will ovulate and that ovum will be preserved. उस ओवम को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. तो इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर द फीमेल हैज टू कंसीव, दे कैन टेक द सेम ओवम विच वाज प्रिजर्व्ड इन दी ओवम बैंक. ये ओवम बैंक कहलाती है, वहां पर हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो गाइस, आर्टिफिशियल मेनोपॉज को अचीव करने का सबसे नंबर 1 मेथड था रेडिएशन मेथड. एंड अंडर द रेडिएशन मेथड व्हाट वी हैव डन, वी आर जस्ट लाइक एक्सपोज द ओवरीज अंडर द गामा रेज. So what will happen, there will be atrophy of the ovaries. This is a very simple method. Next is the surgical method. Surgical method में हम लोग क्या पढ़ेंगे, under the surgical method there are many things like either we can perform oophorectomy, we can go for the oophorectomy. What is the meaning of oophorectomy? It is the removal of ovaries. Before that, yeah, like it is less choice, very rarely people like doctors perform this one. Very common method is the hysterectomy. Okay, so to achieve the menopause, the surgical method में सबसे ज्यादा common जो method है, that is the hysterectomy. Hysterectomy means what? Hysterectomy means removal of uterus. Now how we can perform the hysterectomy? कैसे हम hysterectomy perform कर सकते हैं? Hysterectomy can be performed by 2 methods. One is the vaginal hysterectomy or abdominal hysterectomy. Okay, vaginal hysterectomy कौन से पेशेंट्स में प्रिफर की जाती है? Vaginal hysterectomy is performed in the patient who are old age, like approximately the age of 65-70 years, or if the case of very severe obese patient, जो पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, like whose BMI is more than around 30 or 32, in those cases they will perform the vaginal hysterectomy. Otherwise, in the case of old age people, they perform the vaginal hysterectomy. Now let me discuss regarding the abdominal hysterectomy. Now like you will think that why the tutor is discussing so much about abdominal hysterectomy. Guys, इसका भी एक purpose है. Like abdominal hysterectomy simply like simply they open the lower abdominal region and they will remove the uterus. Okay, that can be done. हम कर सकते हैं वो चीज. But abdominal hysterectomy के different types को पढ़ने का purpose ये होता है. If the female have fibroid uterus, if the female have endometrial cancer, different type का अगर uterine prolapse, sorry uterine polyp है, सर्वाइकल पॉलिप है, तो उस केसेस में क्या होता है, दे विल नॉट रिमूव द एंटायर यूट्रस. लाइक इफ द फीमेल इज यंग एज, समथिंग द एज ऑफ 30 और 32 और 35, अगर आपने एंटायर यूट्रस को रिमूव कर दिया मान लीजिए, इन दैट व्हाट विल हैपन, शी विल डेफिनेटली हैव द मेनोपॉज. सो टू प्रिजर्व द मेनोपॉजल एज, व्हाट वी डू, वी विल जस्ट परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी क्या होते हैं? एक तो सिंपल टाइप, दैट इज द टोटल हिस्टेक्टोमी. टोटल हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या हुआ, वी विल एंटायरली रिमूव द एंटायर यूट्रस, लाइक वी विल रिमूव द कॉर्पस, वी विल रिमूव द सर्विक्स, एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल हिस्टेक्टोमी. एक दूसरा टाइप और होता है, दैट इज दी लाइक पार्शियल हिस्टेक्टोमी. इसमें क्या करते हैं, पार्शियल हिस्टेक्टोमी के अंदर व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट रिमूव दी फंडस प्लस upper body part of uterus. Means under the partial hysterectomy they will remove the fundus definitely, and they will remove the upper body part of the uterus. Means what they have to do, the lower uterine body part and the cervix is not removed, that is called as a partial hysterectomy. Now another type, that is the extended hysterectomy. एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी का क्या मतलब होता है? एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी मीन्स व्हाट, इन दिस द डॉक्टर्स दे विल रिमूव द यूट्रस प्लस अपर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना. They will remove the uterus plus upper 1/3 part of the vagina.
सो उस केस को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी। और ये एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी यूजुअली परफॉर्म की जाती है इन केस ऑफ मेटास्टेटिक सर्वाइकल कैंसर। इन केस ऑफ मेटास्टेटिक सर्वाइकल कैंसर, जब सर्वाइकल कैंसर ज्यादा एक्सटेंड हो जाए या उसके टिश्यू डाउनग्रोड की तरफ चले जाएं, इन दैट केस दे यूजुअली परफॉर्म दी एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी। एक वन मोर हिस्टेक्टोमी इज प्रेजेंट, दैट इज द पेन हिस्टेक्टोमी। पेन हिस्टेक्टोमी इज वेरी कॉमनली परफॉर्म्ड इन केस ऑफ मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर और मेटास्टेटिक यूट्राइन कैंसर। तो बेसिकली जो मेटास्टेटिक कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में सबसे पहले चांस कहां होते हैं, डेफिनेटली द कैंसर विल बी इन सिटू, अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे होगी, लोकल एरियाज में, देन इट विल स्प्रेड टू दी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे। जब सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात जाएगी, सपोज कीजिए यूट्रस पे, तो सराउंडिंग में या तो फेलोपियन ट्यूब होंगी या ओवरीज हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में पेन हिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, इट इज दी रिमूवल ऑफ यूट्रस प्लस बाइलेटरल फेलोपियन ट्यूब, बाइलेटरल फेलोपियन ट्यूब प्लस ओवरीज। तो ओवरीज को, फेलोपियन ट्यूब को और यूट्रस को, तीनों को रिमूव कर देना क्या कहलाएगा, पेन हिस्टेक्टोमी कहलाता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज दी ऊफरेक्टोमी, साल्फिंजेक्टोमी एंड हिस्टेक्टोमी। मतलब साल्फिंजेस मतलब फेलोपियन ट्यूब को कंप्लीटली रिमूव कर देना, ओवरीज मतलब ऊफरेक्टोमी कर देना प्लस हिस्टेक्टोमी कर देना, दैट इज कॉल्ड एज पेन हिस्टेक्टोमी। So extended hysterectomy, pan hysterectomy, these all are performed in case of metastatic या grade 1 or grade 2 cancers. Next one, the last type of hysterectomy is radical hysterectomy. So radical hysterectomy means what? Radical hysterectomy means pan hysterectomy plus removal of surrounding lymph node. That is the meaning of radical hysterectomy. Means in this case you are entirely removing all the upper genital organs, uterus, ovary and fallopian tube you are going to remove, plus also द कैंसर, द सराउंडिंग जो मेटास्टेटिक कैंसर है उसके स्प्रेड होने के, फैलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं किसके थ्रू, लिम्फेटिक वेजल्स के थ्रू या लिम्फ नोड्स के थ्रू। सो व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, वी आर आल्सो रिमूविंग द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। सो व्हेन यू रिमूव द लिम्फ नोड्स आल्सो, देन इट इज कॉल्ड एज रेडिकल हिस्टेक्टोमी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी। सो ओवरऑल वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द मेनोपॉज। सो सिंस द बिगिनिंग वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग introduction of menopause. We discussed regarding the physiology of menopause, means how the menopause is usually achieved, follicles में क्या चेंज होते हैं, एस्ट्रोजन में, FSH LH में क्या चेंजेस होते हैं। Other than that we discussed regarding organ changes like genitourinary changes, breast changes, cardiovascular changes, bone changes, skin changes, इन सब के बारे में। Later on we discussed regarding the sign and symptoms, different symptoms and health hazards related to the menopause, like we have more focused on the osteoporosis, atherosclerosis, then psychological disorders, brain related like dementia, Alzheimer's, उन सब के बारे में। And finally we came to the management of menopause. Under that we studied about the calcium, vitamin D3 management for the osteoporosis, biphosphonates also advised for the osteoporosis. Then we gone through the some other management, that was mainly we focus on the HRT, hormonal replacement therapy. Under the HRT we studied about estrogen pills. We also studied about the combined pills, that was medroxy progesterone acetate, that was the progesterone का derivative होता है एक। Fine. Other than the HRT we discussed regarding contraindication of HRT, and when you give the HRT what are the precautions you should take, and finally we came to the point of artificial menopause. And artificial menopause is achieved by two methods, one is the radiation method and another is the surgical method. So this is all about the menopause. Thank you.